हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर ऑल द फाइनेंस एंड सिटीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एस्पिरेंट। बिकॉज बहुत टाइम से मैं पूछा जा रहा था कि हमें कुछ एक रोड मैप या स्ट्रेटेजी दे दीजिए हमारे ये एग्जाम जो है वो क्लियर करने के लिए, सो दैट वी कैन क्लियर दिस एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो क्लियरिंग द एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो मुझे लगता है ये एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगी। एंड अ काइंड ऑफ अ माइंडसेट, एक स्टूडेंट का माइंडसेट के साथ अगर आप एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे एग्जाम क्लियर होती है। सबसे पहले सवाल यही आता है कि हमें कितना टाइम इस एग्जाम के लिए देना चाहिए। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो मिनिमम 1 मंथ का प्रिपरेशन आप लेके चलिए। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी अगर आप आते हैं तो हम कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी सिखा सक चुके हैं। बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, हमने देखा हुआ है कि कॉमर्स का मतलब जो है हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग होता है। तो यू आर गुड विथ अकाउंटिंग, यू आर नॉट वेरी वेल विथ फाइनेंस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और ये सारे फाइनेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ज्यादातर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे लगता है फाइनेंस का नॉलेज अगर आपको डेवलप करना है तो आपको भी यहाँ पे 25 डेज, 20 to 25 डेज मिनिमम लगते हैं। क्योंकि कोर्स वर्क जो है अभी लेंदी हो गया। आपको मालूम ही है कि पहले जो है 13 चैप्टर्स हुआ करते थे, अभी 15 है। पहले 8 मार्क की केस स्टडी हुआ करती थी, अभी 20 मार्क्स की हो रही है। जो 15 मार्क का वेटेज टेक्निकल के लिए और 5 मार्क्स का वेटेज जो उन्होंने कमोडिटीज के लिए दिया हुआ है, वो कहीं जाके चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर का 8 का जो वेटेज है वो कम किया है। लेकिन मतलब और भी कहीं वेटेज कम किया, लेकिन अगर आप वेटेज वेटेज पकड़ के चलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है जो पास आउट होके निकले हैं, वो लोग वही बोल रहे हैं कि टेक्निकल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो या कभी कभी केस स्टडीज में भी टेक्निकल के क्वेश्चन जो है वो नहीं आ रहे, क्योंकि हम ऐसे ही पकड़ के केस स्टडीज के भी क्वेश्चंस मतलब टेक्निकल के क्वेश्चन जो है वो केस स्टडीज में इनकॉर्पोरेट किए थे विद द इंटेंशन कि यहाँ पे केस स्टडीज में टेक्निकल के क्वेश्चंस आएंगे। 15 क्वेश्चंस आने चाहिए। मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिनके 15 मार्क्स या 15 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के आए। अभी तक का जो भी एग्जाम का जो पैटर्न या एग्जाम का जो अभी तक स्ट्रक्चर है, वहां पे इतना ज्यादा वेटेज टेक्निकल को नहीं दिया है। न्यूमेरिकल का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी 20-25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो अभी भी न्यूमेरिकल के आ रहे हैं। इसके लिए न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंस अभी यही भी कम नहीं हुआ है। नेक्स्ट सवाल हमें ये पूछा जाता है कि क्या वर्कबुक हमें पढ़नी चाहिए। तो अगर स्टूडेंट माइंडसेट के साथ ये एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं, तो जब भी हम स्कूल में थे क्या हम हमारे टेक्स्ट बुक पढ़ते थे? अब अगर आप ना बोल रहे हो तो उसके आगे कुछ जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप हाँ बोल रहे हो तो यहाँ पे भी मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप नोटबुक पढ़ते हैं, दैट मीन्स जो वर्कबुक दिया हुआ है एनआईएसएम ने, वो अगर पढ़ते रहेंगे तो बेटर रहेगा। जब भी आप वर्कबुक पढ़ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर अ ऑनलाइन वर्कबुक। मतलब जो ऑनलाइन में मिल रहा है उसको आप डाउनलोड कर दीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और उसके बाद उसे पढ़िए। साथ साथ में जो है आपके पास 2 या 3 कलर के जो है एटलीस्ट हाइलाइटर रहने चाहिए। अब ये हाइलाइटर्स क्यों चाहिए? जब भी आप वर्कबुक पढ़ रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर जब भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी आपको अगर कोई स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं या ऐसे कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसको मुझे रिविजिट करना चाहिए, तो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर जो है आप उसको मार्क कीजिए। मतलब आपके जो जो हाइलाइटर्स हैं उनके कलर जो है आप डिसाइड कर दीजिए। जैसे अगर आपने पिंक लिया है, ग्रीन लिया हुआ, येलो लिया हुआ है, तो उसकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से जो है उसको हाईलाइट करते जाइए। और एग्जाम जाने के पहले इसको रिविजिट करना है, या इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे ज्यादा एम्फोसिस करना है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना है, वो हिसाब से जो है आप इसको डिसाइड कीजिए कैसे इसको होना चाहिए, ताकि आप पूरा का पूरा जो वर्कबुक है उसको वापस से आप सोचते नहीं बैठे कि अरे ये टॉपिक कहाँ पे रह गया, मुझे ये देखने का बाकी था, मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो ये नहीं होगा अगर आपने उसको प्रॉपरली हाईलाइट किया रहेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में आप इसको अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई वीडियोस है, मतलब कोई एक स्ट्रक्चर कोर्स है जहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में मिल रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक चैप्टर पढ़िए, उसको हाईलाइट वाला जो भी करना है वो तो आपको करना ही है। चैप्टर की वीडियो देखिए। अगर उस चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके पास है, जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिल सकते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट Q&A। अगर इसके अगर कोई वीडियोस मिलते हैं आपको, मतलब जितने चैप्टर के ऊपर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा कुछ रहेगा तो वो आप देख लीजिए। और उसके रिलेटेड अगर मॉक टेस्ट आपको, मतलब चैप्टर वाइज अगर मॉक टेस्ट मिलते हैं तो उसे कीजिए। उससे क्या होता है, एक एक चैप्टर आप कंफर्म करते 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 जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे और एक चैप्टर आता है टर्मिनोलॉजीज एंड इक्विटी एंड डेट मार्केट। ये वाला चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी सेल्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, बुक वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है, या डेट मार्केट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है जैसे YTM वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर को आप इनिशियली, अगर चैप्टर नंबर 3 को अगर आप
थियोरी से पढ़ लेते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स अगर आप बाजू में रख के चैप्टर 8 को पहले पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा इफ यू डोंट बिलोंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से आते भी हैं तो भी मैं सजेस्ट करूंगी कि चैप्टर 8 को पहले कीजिए और फिर चैप्टर 3 पे आ जाइए, या चैप्टर 3 की सिर्फ थियोरी कर दीजिए और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जाइए। तो यहाँ पे चैप्टर 3 आपका हो गया। चैप्टर 4 आप कर सकते हैं, 5 पूरा थियोरी है, 6 जो है इंडस्ट्री एनालिसिस वो भी कंप्लीट थियोरी है, चैप्टर 7 भी कंप्लीट थियोरी है। हाँ, अभी आप चैप्टर 8 पे आए, यहाँ पे आपका डेडिकेशन ज्यादा चाहिए, ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन भी आपके यहाँ पे जा सकते हैं अगर आप 2 से 3 घंटे दिन के बैठते हैं, क्योंकि इतना सारा जो है आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, मतलब काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, आप इसको सॉल्व करते जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो 2 दिन भी यहाँ पे लग सकते हैं डेडिकेटेडली अगर आप उसको दिन के 3 घंटे देते हैं, तो मैं बोल रही हूँ। तो ऊपर जो है आपने यहाँ पे टाइम बचा दिया है, जैसे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 5 अपने फटाफट कर लिए। हाँ, लेकिन आपने चैप्टर 3 भी रखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 3 साथ में कीजिए। चैप्टर 9 में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट एक्शन रिलेटेड जो है वो चैप्टर है, मतलब स्प्लिट है, रिवर्स स्प्लिट है, बायबैक है। चैप्टर 10 जो है वो टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, इसको आपको ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। चैप्टर 11 जो है, जैसे मैंने कमोडिटीज का कहा था, जहाँ पे 5 मार्क्स का वेटेज है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, फटफट हो जाता है। चैप्टर 12 फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 13 बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर 14 लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, और ये चैप्टर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चैप्टर जो है आपका जो रिसर्च एनालिस्ट का जो जर्नी होने वाला है, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है वो भी यहाँ पे मैंने शेयर किए हुए हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत वैल्यूएबल रहेगा। फिर आता है चैप्टर 15, दैट इज गोइंग टू बी टेक्निकल एनालिसिस। जैसे हमने कहा था 15 मार्क का वेटेज है, लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आप केस स्टडीज जो है उनको बिल्कुल ही इग्नोर मत कीजिए। आपका जो वर्कबुक है वहां पे भी कुछ केस स्टडीज दी हुई है, उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एक्स्ट्रा केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कीजिए। 90% अबाव ये हमारा क्राइटेरिया है, 90% अबाव अगर आपको मॉक टेस्ट में मिलते हैं तभी आप आपकी एग्जाम बुक कीजिए। अगर आपकी एग्जाम बुक करके रखी हुई है तो 4 डेज पहले, 4 दिन पहले कॉल ले लीजिए वेदर आर यू रेडी फॉर द एग्जाम और नॉट, क्योंकि एनएसएम की जो एग्जाम है 4 दिन पहले तक आप एक बार के लिए रीस्केड्यूल कर सकते हैं। तो अगर आपका टाइम, एनर्जी, मनी बचाना रहेगा तो मैं बोलूंगी अगर इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम देन यू कैन रीस्केड्यूल द एग्जाम। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं 4 दिन पहले हमें कॉल करते हैं, जब जैसे हम वो हमारे साथ बात करते हैं, हमें सवाल पूछते हैं, तो हमें पता चल जाता है वेदर दे आर रेडी फॉर द एग्जाम और नॉट। फिर वो लास्ट के 4 दिन में आप क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको वीडियोस देखने के लिए इतना टाइम नहीं है, वर्कबुक आप पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो आप पढ़ रहे हैं, और मॉक टेस्ट भी करने के लिए जो है आपके पास जो जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने पहले ही कहीं ना कहीं लिख दिए होंगे। जैसे मैंने कहा था कि आपको एक नोटबुक जो है वो बनानी है अपनी नोट्स वाली, लेकिन लास्ट तक क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी एक आदत होती है कि लास्ट मोमेंट तक हम पढ़ते रहते हैं, एग्जाम हॉल तक जाने तक हमारे हाथ में बुक रहता है। तो वो किस चीज का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स का। जो आपने आपका जो वर्कबुक था वहां से आपने कुछ नोट्स निकाले रहेंगे, वन लाइनर्स निकाले रहेंगे, कहीं से आपको वन लाइनर्स मिले रहेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके थियरीज जो है, जैसे मैंने कहा था आपके जो ट्रू और फॉल्स, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये यहाँ से क्लियर होगा आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स से। बस अभी आप एग्जाम के लिए रेडी हैं, अभी आप एग्जाम हॉल में कैसे बिहेव करेंगे वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका जो एग्जामिनर होगा उसके पास से आप रफ शीट्स लेंगे, मतलब जो ब्लैंक शीट्स होती है वो लेंगे। शायद वो एक टाइम पे एक ही आपको प्रोवाइड करे, दे माइट नॉट गिव यू 2-3 ब्लैंक शीट एट अ टाइम, लेकिन आपको एक ही देंगे वो, तो वो ले लीजिए। उसके बाद जो है आप जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं या जो भी आपके मतलब केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं आपको कहती हूँ हमेशा वो एट्रीब्यूट्स जो है वो लिखते जाइए। अगर हमारे यूट्यूब पे आप वीडियोस भी देखते रहेंगे तो वहां पे भी आपको पता रहेगा कि मैं कैसे उसके एट्रीब्यूट्स लिखते जाती हूँ, ताकि आप कोई भी पॉइंट्स को छोड़े नहीं।
तो केस स्टडीज या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वो करते जाइए और जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको अटेम्प्ट करते जाइए। अभी इनिशियल 50 मिनट्स में आइडियली आपके पूरे 100 क्वेश्चंस देख के हो जाने चाहिए, प्लस बीच बीच में क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट भी करते जाएंगे जो आपको आएंगे। अराउंड 40 to 45 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आ रहे हैं, आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, और 50 to 55 मिनट्स में ये हो भी जाएगा, आइडियली हो जाता है। फिर वो 50-55 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको आपको रिविजिट करना है। रिविजिट करना मतलब जो मार्क्स ऑन रिव्यू के लिए आपने रखा हुआ है लिख के, जो टिक करके रखा हुआ है, उनके पास आपको जाना है। यहाँ पे केस स्टडी के क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है जो आपने पहले 100 क्वेश्चंस किए हैं वहां पे भी केस स्टडी के कुछ कुछ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। जो नहीं किए हैं उनको वापस एक बार देखना जरूरी है। पूरा ध्यान देके हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे उसको लिखते जाएंगे, और जो है क्वेश्चन को डीकोड करते हुए, एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन चार चार बार पढ़ते हुए जो है क्वेश्चन आपसे खुद ही बात करने लगेगा, जवाब दे देगा। ऑप्शंस को नहीं देखिए जितना हो सकता है, मैं हमेशा बोलती हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तो ऑप्शन देखने ही नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप पहले सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको स्क्रीन के ऊपर के ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट शॉर्ट आंसर। उसके बाद जो है जो थियरी क्वेश्चंस है यहाँ पे भी हो सकता है, तो ट्राई टू एनालाइज व्हाट शुड बी द आंसर एंड देन ऑप्शन के साथ जो है उसको मैच करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपका प्रिसीशन जो है वो बढ़ जाएगा। केस स्टडी के क्वेश्चन 20 में से सारे क्वेश्चन शायद आपको नहीं आएंगे, लेकिन 15 से 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बस एक माइंड ब्लॉक होता है कि केस स्टडी है तो डिफिकल्ट होगी, मुझे नहीं आएगी, इसमें से बाहर आइए। स्टूडेंट्स केस स्टडी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हमें 60 ही लेके आना है, पासिंग के लिए हमें 60 चाहिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमको 80 85 90 मिलेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन वो प्रेशर तो हमें यहाँ पे है नहीं जो हमें 10th या 12th में हुआ करता था या ग्रेजुएशन में हुआ करता था कि हमें फर्स्ट क्लास लाना है। ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे बस प्रेशर वो है कि हमें 60 मार्क्स लाने हैं, एंड वो बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर नहीं होगा अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया होगा। तो अगर इतना सारा तैयारी के साथ अगर आप जा रहे हो तो आई डोंट थिंक यू विल मिस ऑन एनीथिंग एंड यू विल मिस योर एग्जाम ऑल्सो। यू डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो हमने कवर किए हुए हैं, कुछ केस स्टडीज भी हमने पहले कवर की हुई है। क्योंकि यूजुअली यहाँ पे हमने देखा गया है कि बहुत सारा चीजें चेंज नहीं हुई है, इनफैक्ट सिर्फ एडिशन हुए हैं। तो पुराने वाले भी अगर आप हमारे वीडियो जो है वो आप अगर रेफर करते हैं तो भी दैट इज गोइंग टू बी एडेड एडवांटेज फॉर यू। तो वो भी आप देख सकते हैं। रिसेंटली भी हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए तो उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।